नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आई प्रत्याशियों की दूसरी सूची ने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के कई नेताओं को हिला कर रख दिया है। लाखों वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा में पहुंचे 7 सांसदों को विधानसभा की उन सीटों से प्रत्याशी बनाया गया जिन्हें पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी है। इनमें से कुछ सीटें बीजेपी के लिए कठिन मानी जाती हैं। सीएम पद की रेस वाले 3 केंद्रीय मंत्री और एक संगठन से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सीधी से सांसद रीति पाठक सीधी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। ऐसे में बीजेपी ने जिन 8 दिग्गजों पर दांव लगाया है तो पार्टी में चर्चा यह भी है कि सरकार बनने की स्थिति में इनमें से कोई नेता बीजेपी की केबीसी यानी कि कौन बनेगा सीएम गेम का विजेता साबित होकर उभरेगा। और उधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए सियासी बयानबाजियों की एक झलक आपको दिखाते हैं। भूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है। परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। दिवालिया लोग हम पर उंगली न उठाएं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाली 2 पीढ़ियां तैयार हैं। ये तमाम सांसद 3 बार से ज्यादा के सांसद हैं जिनको राज्य की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई नाम हो तो वो जारी करें। ये उनकी बौखलाहट की चरम सीमा है और इसलिए मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि उसमें मेरी भूमिका बताएं कि मैं मेघनाथ हूं कि कुंभकर्ण हूं या जो भी है, मैं सुनना चाहता हूं। आरोप तो बहुत लोगों ने मुझ पर लगाए हैं। ये आरोप भी मैं चाहता हूं ये भूमिका कांग्रेस स्पष्ट करे कि प्रहलाद पटेल को वो कौन सा राक्षस मानते हैं। कल की एक सूची निकली है, बड़ी चर्चा है सूची की। कितने मंत्री, इतने सांसद, इतने केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है, सबका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भी एक सीट का चुनाव कर लें यहां से लड़ने। और अगर अडानी जी तो फिर आदमी 90 साल में वो भी आ जाए। मुरली मनोहर जोशी जी को भी हम इन्वाइट कर लेते हैं, वो भी एक सीट का चयन कर लें। इससे ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की रवानगी तय है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को पड़ा। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट से केवल पक्ष के लोगों को ही नहीं, विपक्ष को भी जबरदस्त चौंका दिया है? चर्चा को शुरू करते हैं तो खास मेहमानों को आपसे साथ जोड़ते हैं। गुलरेज शेख जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो गुलरेज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। क्या वाकई में ऐसा है कि जितना बड़ा शौक विपक्ष को नहीं लगा, उससे ज्यादा आप लोगों के नेताओं को ही लगा है? खूब चर्चा हो रही है साहब, ऐसी की आन पड़ी, केंद्रीय नेताओं को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। मतलब जो आप लोग पहले से टारगेट दे रहे थे उसे सुनिश्चित करने के लिए ही केंद्रीय पैनल ने ये बड़ा फैसला लिया है क्या? खैर, जवाब आपका। देखिए, वो केंद्रीय नेता आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो वो कार्यकर्ता है पार्टी के। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, इनको आप यदि ये कहेंगे कि अगर पार्टी आपसे कहे कि सरपंच का चुनाव लड़ना है तो भी ये कहेंगे बिल्कुल मैं लड़ूंगा। तो हमारे कार्यकर्ता है, हम जानते हैं किस कार्यकर्ता को कहाँ चुनाव लड़ाना है। लेकिन इसका कारण है, लड़ाने के पीछे एक कारण है। देखिए, पिछले 19 साल में मध्य प्रदेश के ऊपर एक जो कलंक था, जो कि बीमारू राज्य की श्रेणी में हमको रखा जाता था, हमारे चेहरे पे काली पोती थी कांग्रेस के राज ने, हमने उसको धोया है और मध्य प्रदेश को उन्नत राज्य बनाया है। लेकिन अब हम चाहते हैं इसको विकसित राज्य बनाए। हम इस मध्य प्रदेश को चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा 1 नंबर का राज्य बनाए, नंबर 1 का डेवलपमेंट का राज्य बनाए। तो उसके लिए इन लोगों को, इन हीरो की जरूरत है हमको, इसलिए इन हीरो को मध्य प्रदेश नहीं, वो हीरो तो अभी भी प्रदेश को ही तो सेवा दे रहे थे ना। प्रदेश की जनता नहीं तो उन्हें सांसद चुना है तमाम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से। बिल्कुल सुना है, लेकिन अलग अलग समय अलग अलग प्रकार की दायित्व दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं, क्योंकि निवेश का एक वातावरण बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, तो जब हमारे पास ऐसे चेहरे होंगे, क्योंकि अब जो हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, ढांचा तैयार करना था, वो कर दिया है। अब पेस देनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। हमारी जो स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ करती थी ना किसी जमाने में, दिग्गी राजा के समय, वो -0.67% थी। आज कितनी है? आज 4.63% है। अब इसको हम चाहते हैं कि इसको 8 से लेकर 10% तक ले जाना, इसलिए चेहरों को लाए गए हैं। और जो वो गाना है ना कि मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी, ये इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि एमपी को नंबर 1 राज्य बनाना है। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और एमपी नंबर 1 राज्य बनेगा तो उससे सभी को लाभ मिलेगा। नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? एक जवाब तो जनता आपका भी सुनना चाह रही होगी। गुलरेज भाई की बात सुन रहा था, अभी बड़ा अच्छा लगा। जो नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, तमाम जो आधा दर्जन आए हैं बाहर से, ये उनको लेकर ये प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे 18 साल की सरकार होने के बाद। जबकि ये नेता छात्र राजनीति से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े पदों पर रह चुके, मंत्री भी बने चुके। कि इनको अब क्वालिटी उनकी याद है कि इनको लाएंगे तो नंबर 1 बनेगा। मतलब किस तरह की भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। भाजपा की दूसरी लिस्ट ने शिवराज जी की विदाई पर मोहर लगा दी। श्रीमान शिवराज जी पर से की भाजपा हार स्वीकार कर ली। जब सारे पेतरे, सारे जादू खत्म हो गए, लुभावनी थोती घोषणाओं की झड़ी के बाद भी माहौल नहीं बन पाया, सारे इवेंट फेल हो गए, 7 बार मोदी जी के दौरे फेल हो गए, मोदी की सभा फेल हो गई, अमित शाह जी को जादू नहीं कर पाया, तथाकथित चाणक्य माहौल नहीं बन पाया, तो आशीर्वाद यात्रा की जब फर्जियत हो गई, केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज जी पर से अपना आशीर्वाद हटा लिया और 6 आधा दर्जन सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय नेता को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वाने पहुंचा दिया। उन सबके प्रमोशन से डिमोशन कर दिए, भैया किसी भी तरह सरकार बचाओ। अब उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी नाराज हो गए। मैं न्यूज में देख रहा था कि हाँ, केंद्रीय मंत्री उन्हें अब विधानसभा लड़ा रहे हो, इस उम्र में आके वृद्धावस्था में। अब चुनाव हालत बुरा रहा था तो शिवराज जी ने ढोल रखा है। चुनाव जीतना अच्छे भले के बूते की बात नहीं है, इनकी हार सुनिश्चित है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर क्षेत्र में पहुंचा दिया। संजय शुक्ला वहां 5 साल से विधायक है, लगातार कार्य कर रहा है, लोकप्रिय विधायक है, जनता उसको चाहती है। वहां इनकी पैराशूट एंट्री कर दी। अब वृद्धावस्था में बेचारे हारेंगे तो इनको अच्छा ये बताइए, तो ये सब देखिए, थोड़ी बात तो होने दीजिए। अब इनकी राजनीतिक जीवन खत्म करने की कवायद हुई। अब शिवराज जी भी मन ही मन खुश हो रहे हैं, तो उनके साथ दाव तो हुआ है कि उनको एक एंड टाइम पे उनके सिर पे हाथ हटा लिया गया। वो 6 लोग ने सूद पे कपास, जुलाए से लट्टा में लट्टा,
कि अब कब सरकार तो बनना नहीं, लेकिन 6 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार खड़े कर दी। मतलब चेहरे को लेकर भ्रम रखा जा रहा है कि शिवराज जी नहीं है, मत चिंता करो, जो कबाड़ा किया है वो व्यक्ति नहीं है, दूसरे आएंगे। अच्छा, शिवराज जी देख रहे, कांग्रेस को चिंता तो नहीं हो रही? सही, अरे सुनिए, आखिर शिवराज जी भी देख रहे हैं, आप शिवराज जी ने मन बना लिया कि देखिए साहब तुम जीतते कैसे हो। चिंता तो नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी को? अरे कांग्रेस पार्टी पहले सोच रही थी, हमारा तो एक अनुमानित था 150-55 के आसपास सीट नहीं है, सम्मानजनक हमने आंकड़ा पेश किया था। हम ख्याली पुलाव पकाते नहीं, हवाबाजी की बातें करते नहीं है, भ्रम तो लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो हमारा मनोबल बढ़ गया। हमें लगा कि अब की बार 175 से 200 के बीच हमारी सीटें आएगी। मतलब इनका नारा था ना कि अब की बार 200 पार, अब हमें लग गया कि अब की बार भाजपा 200 से बाहर, ये नारा लगना चाहिए। चलिए ठीक है। तो गुलरेज जी, आपकी दूसरी लिस्ट ने तो कांग्रेस का उत्साह और बढ़ा दिया है। नीलाभ जी तो लगभग यही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि कार्यकर्ता अब ज्यादा उत्साहित होंगे या फिर अब कार्यकर्ताओं पर भी एक थोड़ा बहुत प्रेशर काम करेगा, क्योंकि बड़े नेताओं को चुनाव जिताना है? देखिए, जहां तक शुक्ला जी की बात है, अच्छे प्रवक्ता है, और जब इतना नकारात्मक समय चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, जहां एक सूची ये जारी नहीं कर पा रहे, इनकी जो तथाकथित जन आक्रोश यात्रा थी वो कांग्रेस आक्रोश यात्रा बन गई। वो कांग्रेसियों का एक दूसरे के खिलाफ जो आक्रोश निकला वो हमने बड़वानी में भी देखा, वो हमने ग्वालियर में भी देखा, वो हमने चंबल में भी देखा, वो हमने अलग अलग जगहों पर देखा। हमने ये भी देखा किस प्रकार से हथियार लहराए गए। वो हथियार किसके लिए लाए थे? वो एक दूसरे के खिलाफ लाए थे कि अपनी स्वयं की रक्षा के लिए दूसरे कांग्रेसियों से। उसके बावजूद भी यदि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता अपनी पार्टी को इतना डिफेंड कर रहा है तो वो तो हेड्स ऑफ है उनके लिए। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना मुझसे कि हमारे कार्यकर्ता का जो उत्साह है, वो उत्साह की झलक आपने कल देखी भोपाल में। जब भोपाल जो था ना, भाजपा कार्यकर्ता मई हो गया था। कल जो हमारा कार्यकर्ता महाकुंभ था ना, उसमें आज तक इतिहास में हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं का जमघट इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा हुआ। मोदी जी को देखने के लिए उत्साह था। जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसने जो तरंगों को उत्पन्न किया, वो तरंगे भोपाल तक के हर बूथ का 64,600 बूथ से कार्यकर्ता हमारा भोपाल आया। हर वर्ग का, हर श्रेणी का कार्यकर्ता भोपाल आया, और समाज के हर वर्ग ने उनको अपने प्लेटफॉर्म लगा कर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में, लगभग 40% तो 40-45% महिलाएं थी, उसमें आदिवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये तो दिखा रहा है कि कार्यकर्ता कितना रिचार्ज है। और ये जो चार्ज है ना कार्यकर्ता का, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से 3/4 बहुमत देगा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा। और आप देखिए, हम एक के बाद एक लिस्ट निकालते जा रहे हैं। तीसरी लिस्ट, मतलब हम कोई चीज को रोकते नहीं है। एक व्यक्ति को भी नाम चयन हुआ, आज सिंगल पैनल की भी लिस्ट आ गई, सिंगल विधायक की भी लिस्ट आ गई उम्मीदवार की। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। कमलनाथ के सिवा कोई नेता नहीं है, और कमलनाथ पत्रकार उनके पास जाते हैं तो कहते हैं चले जाओ बाहर यहां से, आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर आयु जो है ना भाई साहब असर कर रही है। अब आप सोचिए कि मेरे दादा की उम्र का व्यक्ति है, उनको मैं कहूं कि आज सुबह आपको इस जगह पे जाना है, कल शाम को वहां जाना है, बीच में पत्रकार वार्ता करनी है, इतने लोगों से मिलना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब कमलनाथ जी का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, उनके बेटे से बनती नहीं है। दिग्विजय सिंह जी काम खराब करने को तुले हुए हैं, अरुण यादव है कर नहीं रहे काम, सुरेश पचौरी कहीं दिखते नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है कांग्रेस पार्टी की। उसके बावजूद भी हेड्स ऑफ इनके प्रवक्ता को जो अपनी इनकी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देना चाहूंगा, भाई साहब, हमने अपने बड़े नेताओं को उतार दिया। आपकी हैसियत है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी को उतारे, आप अरुण यादव को उतारे, आप सुरेश पचौरी को उतारे, जरा उतार के तो दिखाएं। चलिए, आपने सवाल पूछ लिया। वैसे 2018 में कमलनाथ जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, उपचुनाव लड़कर फिर वो विधायक बने थे। क्या कहेंगे नीलाभ जी, क्या कांग्रेस भी इस तरह का कुछ प्रयोग कर सकती है? नहीं, सकती है इनके जो जैसे जिन्होंने कमलनाथ जी को रद्द कहा, तो इनके जो है सब नवनिहाली हैं। आप कैलाश जी को लीजिए या नरेंद्र सिंह तोमर जी को, लग रहा है कल स्टूडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, युवा लोग लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो युवा नेतृत्व है ना, वही काफी है आपके नेताओं को चुनाव हराने के लिए। हमारे बड़े नेताओं को कोई आवश्यकता नहीं है आपसे लड़ने के लिए। तो आप आपकी कुर्सी संभाली है। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि इस मोड़ पर आकर केंद्रीय मंत्री बना दिया उन्हें, कैलाश जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उम्र के इस मोड़ पर आकर उनके आप चुनाव विधानसभा लड़वा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे, उन्हें राजनीति जीवन पर चिंता लग जाएगा। आप देखिए ना, उनका राजनीति कैरियर आप खराब कर रहे हैं।
तो मंद मंद शिवराज जी तो मुस्कुरा रहे हैं। तो आपने भोपाल की बात की, भोपाल भाजपा मैं हो गया था, आशीर्वाद यात्रा में जनता फुल वर्ष आ रही थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि शिवराज जी के बस का नहीं है मध्य प्रदेश चुनाव जीतना। तत्काल नियुक्ति की टिकट बांट दिए गए कि केंद्र से लोग बुलाए गए और शिवराज जी को किनार किया गया। जब आपकी आशीर्वाद यात्रा प्रहलाद पटेल सक्सेस हो तो गई कह रहे हैं थी, कि हमारे पास हर कैडर का नेता है, हर कैडर का नेता है। देखिए आप ये जो आज मंत्रियों को टिकट दिए गए, जो स्थानीय नेताओं का हक मार के दिए गए होंगे ना, आज कैलाश जी को टिकट दिया गया, सुदर्शन गुप्ता जी का, वहां पर टीनू जे ने जो यंग लड़का तैयारी कर रहा था उनके टिकट, उनका हक मार के टिकट दिया गया है ना। तो आप तो पिछले नेतृत्व आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, युवा नेतृत्व को। चलिए आप ठीक है। तो अपने उम्मीदवार थोप रहे हैं। सीधी बात है, हार की बौखलाहट है, इन्होंने अपनी हार पर मोहर लगा दी तो है। आप मानते हैं कांग्रेस को मिलेगा ये इसका देखिए, एडवांटेज मिलेगा कांग्रेस भाजपा को? का ये भाजपा का आत्मसमर्पण, ये लिस्ट आने के बाद हम समझ गए भाजपा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नहीं, कांग्रेस को मिलेगा क्या इसका एडवांटेज? देखिए कांग्रेस, मैंने क्या आपसे कहा कि हम एक अनुमानित 150-55 का आंकड़ा लेकर चल रहे थे। हमको मेरे लाल के सपने नहीं देखते, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो हमें लग गया कि अब तो हम 175 से 200 के बीच बन के आएंगे, अब की बार ये 200 से बाहर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप मतलब कांग्रेस को इस बात से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है या केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें पता है इनका जनाधार नहीं है। इन फील्ड में काम नहीं किया है, तो एसी रूम में बैठे हुए थे, सत्ता का मलाई खा रहे थे। इन बेचारों को उठाया तो जाके चुनाव लड़ो। अभी आए, जबकि हमारे नेता पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। संजय शुक्ला 5 साल से एक विधानसभा एक में काम करे जा रहे हैं। कैलाश जी तो अभी भी आए 2 महीने पहले, 60 दिन में क्या कर लेंगे? ठीक है गुलरेज जी, आपसे जनाधार है, सवाल मेरा रहेगा। बड़ा नेता होना महत्वपूर्ण नहीं, जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जनता सीधा जुड़ा वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये दोनों पार्टियों के लिए एक आपने सूत्रीय वाक्य तो बोल दिया। गुलरेज जी, एक सवाल, एक अहम सवाल आपसे रहेगा कि कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ये इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, ये प्रो इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का महकता हुआ फूल है। तो किस फूल को कहाँ सजाना है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनसे क्या, किस फूल को कहाँ सजाया जाएगा, कहाँ उनका उपयोग किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है। और यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि कैलाश जी भाई साहब जो हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। वो केंद्रीय मंत्री होंगे, वो राष्ट्रीय महासचिव होंगे, लेकिन है बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको कहा जाए यदि कि आप सरपंच का चुनाव लड़ो तो खुशी खुशी लड़ेंगे। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में, इसीलिए कहते हैं हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक झलक कल भी आपने आप नहीं मानते 12 लाख कार्यकर्ता आया, वो कितने अनुशासन में आया, ये कैडर बेस्ड। अच्छा, आप नहीं मानते कि एमपी में एंटी इनकम्बेंसी है, मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है और उसका कारण है कमलनाथ जी। आप देखिए कैसे थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिए, प्रो इनकम्बेंसी। अच्छा शब्द दिया आपने। देखिए, जो 15 महीने की सरकार आई थी, किसानों की जो बीमे की प्रीमियम थी कमलनाथ जी खा गए थे। बहन बेटियों की जो शादी के लड्डू हुआ करते थे वो खा गए थे। इन्होंने पीएम आवास योजना की छत लोगों से छीन ली थी। गुलरेज जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक लंबा अंतराल अगर सरकार चलाने का हम देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल, और जो हमारे दर्शक इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके भी जहन में होगा ये सवाल, लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को देखते आना और बड़े बड़े अंतराल से आपकी पार्टी ने सरकार बनाई है। मतलब साल 2003, 2008, 2013, 2018 अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उतना डाउनफॉल नहीं था, महज 5 सीटों का अंतर था। यानी बीजेपी मध्य प्रदेश में 2 दशक तक नो डाउट एक विजेता की भूमिका में रही। तो कहीं ना कहीं एक इनकम्बेंसी होती है, चाहे वो चेहरे को लेकर हो या फिर बार बार एक चुनाव चिन्ह को लेकर हो, क्योंकि अपेक्षाएं भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। देखिए, अपेक्षा जनता हमसे ही रखती है क्योंकि जानती है कि जिस हम की भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जो वादा करेगा, निभाएगा, अपेक्षा को पूर्ण करेगा। और इसकी हमको झलक मिल गई। डाटा बोलता है, ठोस डाटा बोलता है कि जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने
खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बाद जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, क्योंकि जो 15 महीने की सरकार थी, जो काला कालखंड था मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ का, उससे जनता आजिज आ चुकी थी। जितनी एंटी इनकम्बेंसी 20 साल में नहीं हुई हम लोगों की, 19 साल में नहीं हुई, उससे ज्यादा वो 15 महीने में थे। वो तो काला कालखंड था, काले महीने थे मध्य प्रदेश के लिए, काले महीने थे नीलाभ जी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनको कम से कम बड़ी हंसी ठीक है, एक कमेंट इसी बात पे नीलाभ जी से ले लेते हैं। नीलाभ जी, बड़ी हंसी आती है। भाजपा प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं, 18 साल की सरकार का हिसाब दिए बिना 14 महीने की मात्र सरकार की बातें करते हैं। हास्यास्पद लगता है। बलात्कार में मध्य प्रदेश अव्वल, बेरोजगारी में अव्वल, आदिवासी अत्याचार में अव्वल, अपराधों में अव्वल, उसके बाद आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। हास्यास्पद लगता है। आज लोगों का भरोसा उठ गया पर। आपकी धोती और घोषी योजना है, आपने लाडली बहना योजना शुरू करी। आपने क्या थे 250 रुपए मात्र राखी पर। बहन चाहती सुरक्षा। सब सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आप दे रहे हैं 250 रुपए। उसके बाद अभी आपने कोरोना में बच्चों को 5,000 रुपए महीने का, अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता शांत हो गए उनको 5,000 रुपए महीने पेंशन आपने स्वीकृत की थी। 8 महीने से दैनिक भास्कर फ्रंट में छपाए के रिकॉर्ड है, 8 महीने से किसी बच्चे को पेंशन नहीं मिली है। विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली है, निराश्रितों को पेंशन, रिकॉर्ड है इसके। देखिए पूरी बात हो रही है, उनकी बात पूरी हो जाने वो लाडली बहना के नाम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मतलब आप झूठ कर, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कैसे देगी? तो लाडली बहना का इवेंट बनाया जा रहा है। आपको रिकॉर्ड पहुंचा देता हूँ, अगर आपकी ईमेल हो तो आपके पास आपका मेल आईडी आपको मेल कर देता हूँ। तो आप झूठी और धोती घोषणाएं करते और अपनी पीठ थपथपाते हैं। आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपने आयुष्मान योजना पे घोटाला किया, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाया, ये तो सबको पता है इस बारे में। लेकर कुल मिला के योजनाओं का लाभ किसको मिला है जनता बहुत अच्छे से जानती है। इसको लेकर जन आक्रोश है। यदि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा फेल हो जाए, हमारी जन आक्रोश करके आप लोग बोलिए प्लीज। आपके अभी तक अच्छी चर्चा हो रही है, थोड़ा सा कहाँ बात कर रहे हो आप? मतलब घंटाधार लोग हमारे पर आक्षेप लगा रहे हैं। गुलरेज जी ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। मेरी बात गुलरेज ने सुनी नहीं। गुलरेज जी अब ये होता वही दिक्कत यही होती है। आप बीच बीच बोलते हैं तो बात बिगड़ जाती है। हर बात सुनी। आप जब झूठे आंकड़े अगर पेश करोगे, झूठे आंकड़े नहीं है, सही बात है। आपका मेल आईडी पहुंचा देता हूँ, बिल्कुल। हाँ चलिए देखिए गुलरेज जी, आप पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी है, मेरी बात सुनिए। चलिए अब समय भी अब बिल्कुल 13 लाख महिलाएं, 13 सुनिए। देखिए केंद्र में आंकड़े पेश किए गए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट। 13 लाख महिलाएं देश से गायब है, लापता है। गुलरेज जी सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब चर्चा को विराम देते हैं सर, सरकार के मंत्री समय समाप्त हुआ चर्चा का। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, नीलाभ जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सवाल जवाब का सिलसिला देख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो दूसरी लिस्ट जारी की है, ये क्या मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें सांसदों को टिकट दे दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, केंद्रीय संगठन के नेताओं को टिकट मिलता है। अब कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और चुनाव में यही कार्यकर्ता होते हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगते हैं। ये समझना कहीं ना कहीं न केवल बीजेपी की दृष्टि से बल्कि कांग्रेस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। क्या वाकई में बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, और अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो इसका कितना लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।